नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज का विषय रहेगा हिंदी में वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम वर्ण विचार को पूरी तरह से समझ सकते हैं तो उसके बाद हम संधि को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि संधि आने लगी तो ये सोच लो आप हिंदी का व्याकरण आपका कंप्लीट है। तो छोटे से पॉइंट से लेकर के चलता हूँ मैं। सबसे पहले वर्ण के बारे में। वर्ण होते क्या है और कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो वर्ण हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी व स्वतंत्र इकाई, सबसे छोटी व स्वतंत्र इकाई, हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी व स्वतंत्र इकाई जो लिखित रूप में होती है वो कौन सी होती है? उन्हें हम वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण से वर्ण मिल करके, वर्ण से वर्ण मिल करके बनते हैं शब्द। वर्ण से वर्ण मिल करके बनते हैं शब्द, और शब्द से बनते हैं वाक्य, और वाक्य के बाद में किसका निर्माण होता है? भाषा का निर्माण होता है। इसलिए हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में पूछे तो कौन सी है? वर्ण। ध्वनि क्या होती है? ये भी हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन ये मौखिक रूप में होती है। मौखिक रूप में हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ध्वनि होती है, और लिखित में बात करें तो कौन सी होती है? वर्ण होती है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। कुल वर्ण होते हैं हिंदी में 44 वर्ण। अब कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे ऑप्शन में दिया ही नहीं होता 44 कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। जब वर्ण को हम एक रेखांकित रूप में लिखते हैं तो उन्हें कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला। अब पूछ ये लेते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। इसमें स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ए हो गया, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 होते हैं। इनके अलावा आपने ये भी देखा होगा, ये अनुस्वार के रूप में काम में लिया जाता है और ये प्रयोग में लिया जाता है अपना विसर्ग के रूप में। व्यंजन कौन से होते हैं? कै से लेकर के मैं तक हो गया, फिर हो गया ये, रे, ले, वे, और फिर हो गया अपना तीनों से और है। ये हो गए अपने 33। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्षय होते हैं, त्रय होते हैं, ज्ञ होते हैं, और एक होता है श्रय। तो अगर कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, उसमें ऑप्शन दिया होता है 48 हो गया, 52 हो गया, या फिर 40 हो गया, या फिर 36 हो गया। तो इसमें किस प्रकार से करोगे आप? जैसे 11 ये हो गए, 33 ये हो गए, 33 के बाद में 4 ये हो गए, तो इसमें ऑप्शन अपना 48 भी आ जाएगा। इसके अलावा 48 नहीं दिया हो तो 52 ऑप्शन सही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दो इनको मिला लिया जाता है, और उसके अलावा इसमें व्यंजनों में दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड और ड। ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इन टोटल सभी को मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 52। अगर पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं तो 52 होते हैं। पूछ ले मानक रूप से वर्ण कितने होते हैं तो भी कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगर प्रश्न ही आ जाए कुल वर्ण कितने होते हैं तो कुल वर्ण होते हैं अपने 44। अब बात कर लें कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर क्या होता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण वो स्वतंत्र रूप में किया जाता है तो वे वर्ण क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के प्रकार होते हैं 3। पहला कौन सा हो गया? ह्रस्व स्वर हो गया, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो गया अपना कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर। दूसरा हो गया अपना दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाता है अपना पलुत स्वर। पलुत पलुत स्वर। अब देखिए इसमें अगर ह्रस्व और लघु स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे ए हो गया, ई हो गया, ये ई नहीं होता, जैसे ए हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, और री हो गया। ये वर्ण है, ये कौन से हैं? ये ह्रस्व या लघु स्वर, या इन्हें कह सकते हैं हम एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। तो इनकी संख्या होती है 4। कुल ये कितने होती है? 4 होते हैं। इसके बाद में दीर्घ की बात करें, दीर्घ
इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। और इसमें दो मात्राओं का समय लगता है तो इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। तीसरा है प्लुत। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को आवाज देने में या फिर पुकारने में, आवाज देने में या पुकारने में जिन स्वरों का प्रयोग होता है, जिन सिंबल का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। जैसे एक शब्द आता है राम, राम। अगर हम राम को पुकारने की अवस्था में इसका नाम ले तो इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं इसको, इस तरह से। ये जो शब्द आ रहा है ये है प्लुत स्वर। तो स्वर के प्रकार हो गए अपने। अब बात कर लेते हैं स्वर के अन्य प्रकार। जैसे अन्य प्रकार बात करें अपने जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर। तो जीभ के आधार की बात करें, जैसे ये एक प्रकार से जीभ है, इसका जो सबसे पहले भाग होता है ये भाग, इसका जो सबसे पहले भाग होता है ये भाग, इस भाग को कहते हैं हम, कौन सा भाग हो गया? ये हो गया अपना अग्र भाग, अग्र भाग। ये जो भाग है इसे हम बोल देते हैं मध्य भाग। और ये जो भाग है जो कंठ की ओर है इसे बोल देते हैं हम पसच भाग, पसच भाग। अब देखिए आप कौन कौन से होते हैं अग्र भाग में, कौन कौन से शब्द होते हैं अग्र भाग में? होते हैं ई हो गया, ई, ए, ऐ। इनका उच्चारण है स्वर का, ये कौन से भाग में होता है? ये जीभ के अगले भाग में होता है अग्र भाग। मध्य भाग में ए का, और बाकी का जो बच गया वो किस भाग में होते हैं? पसच भाग में। जैसे आ, इसके अलावा उ, ओ, औ। इनका उच्चारण वो किस में होता है? पसच भाग से होता है। अब दूसरी बात करें हम मुख आकृति के आधार पर, दूसरा भाग पढ़े तो हम मुख आकृति के आधार पर, यानी मुख आकृति के आधार पर। तो मुख आकृति के आधार पर बात करें तो ये पहले देख लेते हैं हम होठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ओष्ठ के आधार पर इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक का नाम तो है वर्तामुखी, वर्तामुखी, और दूसरा कौन सा होता है अपना? अव्रतामुखी, अव्रतामुखी। ये 2 भाग हो गए। अब समझो आप कि इसके अंदर वर्तामुखी क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में होठों का आकार है वो गोल हो जाता है, होठों का आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। वो तो कौन से होते हैं? वर्तामुखी होते हैं। जैसे बोलने में आता है, जैसे ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, या फिर औ हो गया। अब इसके अलावा अवर्तामुखी कौन से हो गए? बाकी के जो बच गए वो अवर्तामुखी, मतलब जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते तो वो कौन से होते हैं? वह अवर्तामुखी होते हैं, अवर्तामुखी होते हैं। तो इनके ये कौन कौन से हो गए? ये हो गए ए, आ, ई, ए और ए। तो इस प्रकार से स्वर है वो 11 होते हैं। 11 को विभिन्न भागों में हमने बांट दिया। आगे बात करें व्यंजन की, बात करें अपने व्यंजन की, तो व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन के प्रकार की बात करें तो एक तो हो गया अपना ध्वनि तंत्र के आधार पर, ध्वनि तंत्र के आधार पर। तो हम सिंपल सी भाषा में पढ़ देते हैं। जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि घोष कौन से होते हैं, घोष कौन से होते हैं, स्पर्श कौन से होते हैं, अस्पर्श कौन से होते हैं, इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार से। अगर बात करें हम स्पर्श की, स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं हम अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद में पढ़ते हैं हम उसमें व्यंजन होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्पर्श की बात करें तो क से लेकर के, यानी यहाँ से क से लेकर के और ये मैं तक, क से लेकर के मैं तक जितने वर्ण है ये सारे के सारे कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेकर के मैं तक। तो इनकी संख्या टोटल हो जाती है 25। दूसरी पढ़ते हैं हम ये रे लेवे, ये रे लेवे, ये कौन से हो गए? अपने अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और तीसरी बात करें हम, तीसरी बात करें तो ये अपने से और है ये हो गए, ये कौन से हो गए? अपने उसमें व्यंजन हो गए, उसमें व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अब देख लेते हैं हम घोष और अघोष के बारे में, घोष और
ए घोष के बारे में। यानी घोष व्यंजन कौन से होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो तो घोष होते हैं, और जिसमें कंपन नहीं होता वो कौन से होते हैं, अघोष होते हैं। घोष को हम सघोष वर्ण भी कहते हैं, सघोष व्यंजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अघोष, क और ख, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अघोष। इनकी संख्या लव, तो इनकी संख्या कितनी होगी, ये हो गए अपने अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन हो गए। अब बात कर लेते हैं अपने घोष व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीसरा तीनों, ये स और है, ये कौन से हो गए अपने, ये हो गए सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तो अघोष में जाता है, तीसरा चौथा पांचवा जाता है सघोष के अंदर। अब इसके अलावा ये देख लेते हैं अपने अलप्राण और महाप्राण भी व्यंजन आते हैं, अलप्राण और महाप्राण, अलप्राण और महाप्राण। अलप्राण और महाप्राण। अब देखो महा का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा आदमी दो चार कह भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा हो गया और प्रत्येक वर्ग का चौथा हो गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा। इसके अलावा कौन से होते हैं इसमें महाप्राण में, तो महाप्राण की पहला तो आपको ये याद रखना है कि दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वो कौन सा होता है, महाप्राण होता है। इसके अलावा ये तीनों के तीनों स और है, ये किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं, स और है, ये महाप्राण में आते हैं। और अलप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा। इसके अलावा ये रे ले वे, तो ये किस में आ जाते हैं, अलप्राण में आ जाते हैं। आगे बात करें कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने भागों में बांटे जाते हैं, यानी व्यंजनों का उच्चारण वो मुंह के किस भाग से होता है, तो इसके बारे में हम एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि स्वर तंत्रियां कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आता है कंठ, दूसरा आता है तालु, तीसरा आता है मुर्दा, चौथा आता है दंत, फिर आता है होठ, और होठ के बाद में आता है नासिका, होठ के बाद में आता है नासिका। अब देखो आप उच्चारण के आधार पर पहले हम व्यंजन ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं अपन व्यंजन। एक सारणी के माध्यम से आपको शॉर्ट एंड स्वीट रूप में बता रहा हूँ मैं आपको। पहले अपने व्यंजन ले लेते हैं, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला स्पर्श हो गया, दूसरा हो गया कौन सा अपना अंतस्थ हो गया, और तीसरा हो गया अपना उसमें व्यंजन, तीसरा हो गया अपना उसमें व्यंजन। तो ये याद रखना आपको। तो जैसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करें तो सबसे पहले कौन सी आती है, कै कबूतर वाली लाइन आती है, फिर आती है च चरखा वाली, फिर आती है ट टमाटर वाली, फिर तै तख्ती वाली, और फिर आती है पै वाली। यानी कै वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, कै ख ग अड़, इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। एक बात और याद रखने की है कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण वो कौन सा व्यंजन होता है, नासिकीय व्यंजन होता है। जैसे इसमें कौन सा है, अड़े खाली आ गया, ये आ गया, ये अणे न और में, इनका उच्चारण किससे हो रहा है, नासिका से हो रहा है। अगर ऑप्शन में आपको नासिका न मिले तो जैसे न का उच्चारण स्थान आपको पूछ ले, और न का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, नासिका से हो रहा है। अगर ये ऑप्शन में न मिले तो न किस लाइन में रहता है, तख्ते वाले, तो इसमें क्या करोगे आप, दंत करोगे। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो पहला इसमें खाली छोड़ दो, फिर क्रमवाइज लिख दो, ये रे ल और व को निकालो आप बाहर। यह का उच्चारण स्थान तालु से, रे का मुर्दा से, और ल का दंत से हो रहा है। अब बात करें अपने उसमें तो सबसे पहले हम ले आते हैं है को, है का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, बाकी को लिख दो आप क्रम से, स, यानी इस स का उच्चारण तालु से हो रहा है, इस स का उच्चारण मुर्दा से हो रहा है, और इस स का उच्चारण हो रहा है दंत से। अब बात कर लेते हैं अपने सवर की, सवर, सवर की बात करें तो सबसे पहले ए आ आता है, तो ए आ का उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। उसके बाद में आता है ई, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से। फिर बात कर लेते हैं हम री ऋषि की, तो इसका उच्चारण स्थान किससे हो रहा है, मुर्दा से हो रहा है। फिर एक और आता है अपना दंत से,
लरी, ये जो शब्द आते हैं ये किस इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है। और होठ से कौन से होते हैं, होठ से होते हैं उ और ऊ। अब बाकी के रह गए अपने ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। अब वह का उच्चारण स्थान किससे हो रहा है, वह का उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस होठ दंतोष्ठ, दंत प्लस होठ दंतोष्ठ से। अब ए और ई, अब सुनिए एक बात, ए ए किससे बना है, ये किससे बना है, ए प्लस ई से बना है, ए प्लस ई से बना है, ए प्लस ई, ये क्या हो गया, ए हो गया। ए का उच्चारण स्थान किससे हो रहा है, कंठ से हो रहा है, तो यहाँ पर कंठ लिख दो। ई का उच्चारण स्थान तालु से हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दो तालु। कंठ तालु से किसका स्थान उच्चारण स्थान होता है, ए और एक होता है। अब ओ की बात करें तो ए प्लस ऊ हो जाएगा, ए प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है। तो ए का उच्चारण स्थान किससे हो रहा है, कंठ से हो रहा है, और ऊ का उच्चारण स्थान किससे हो रहा है, होठ से हो रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उच्चारण की दृष्टि से ये निम्न प्रकार के हमने पढ़ लिए। अब बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी की, बात कर लेते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की। एक बार दोबारा आप देख सकते हो इस चीज के बारे में। तो पहले हमने पढ़ा था वर्ण, वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, छोटी और स्वतंत्र इकाई होती है, छोटी और स्वतंत्र इकाई होती है जो लिखित रूप में होती है। ध्वनि क्या होती है, मौखिक रूप में जो बोली जाती है वो क्या होती है, मौखिक रूप में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, अपनी ध्वनि होती है। सवर वर्ण के प्रकार कितने, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर तीन भागों में हमने बांटा था, व्यंजन भी पढ़ दिए। अब कर लेते हैं इसके प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में अ योग वाह्य ध्वनियां कौन सी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था अ योग वाह्य ध्वनियां ये होती है अंग और ये अ योग वाह्य ध्वनि होती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्णमाला कहते हैं, किसको कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है जो कंठ से निकलती है, तो कंठ से सबसे पहले क वर्ग आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क और ख हो जाएगा। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है, तो इसके अंदर मूर्धन्य व्यंजन यानी ट वर्ग वाला, तो ट वर्ग वाला इसमें कौन सा है, ड और ढ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण, तो मैंने आपको बताया था अल्प प्राण वर्ण में प्रत्यय वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा ही आते हैं, तो इसमें कौन सा है, क और ख। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो नासिकीय वर्ण होता है, तो इसमें ऐ हो। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए और ए का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ और तालु से होता है, तो कंठ तालव्य वर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला में अ योग वाह्य वर्ण कौन से थे, ये प्रश्न रिपीट हो गया, अ और अह। कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, तो इसमें जो मैं होता है ये अमानक वर्ण होता है। क ग ज फ ध्वनियां किस प्रकार की ध्वनियां है, ये अरबी और फारसी ध्वनियां, अरबी फारसी ध्वनियां। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है, तो ये देखो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें ऑप्शन आपको 50, 51, 52 और 53 मिले, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 52 हो जाएगा। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त वर्ण है, यानी अक्षय, त्रय, ज्ञ और ये श्रय, ये क्या है, संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, छह का क्रम वो किस वर्ण के बाद में आता है, तो ये किस में आता है, क के बाद में। यह वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, जय और इय, जय और इय, ये हो जाएगा इसमें। अघोष वर्ण कौन से है, अघोष वर्ण की बात करें तो कौन से, इसके अंदर अघोष स हो गया। घ का उच्चारण स्थान बताना आपको, घ यानी क वर्ग में आता है, तो कंठ से हो गया। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ये ज्ञानी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो इसमें जो दंत्य वर्ण नहीं है वो कौन सा है, इसमें ये ट मुर्दा से इसका उच्चारण होता है। छह वर्ण किसके योग से बना है, किसके योग से बना है, तो यह क और स के योग से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा स्वर नहीं है, ये। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग में कौन सा नहीं आता, ट वर्ग में घड़ी, ये नहीं आता, ये क वर्ग में आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पसच स्वर है, पसच स्वर है, तो इसमें पसच स्वर कौन सा है, आ की ध्वनि, ठीक है ना, ये अगर भाग में आ जाता है, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन योगवा है, कौन योगवा है, तो विसर्ग, जैसे आपको मैंने बताया, तो ये
ये विसर्ग के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये हुआ। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान, छह ध्वनि का कहां से होता है, छह का होता है तालव्य से। तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तालव्य व्यंजन छह 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 ये रह वे किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से, तो वर्ग के पांचवा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, अनुनासिक। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, ये प्रश्न रिपीट हो गया। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण इसके अंदर कौन सा है, और कंठोष्ठ ध्वनि का उच्चारण, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठोर होठ से होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।